इतना पढ़ा रिकॉर्डिंग ही बंद की थी देख। हाँ भाई इधर देखो, ध्यान दो सभी बातें में। तो प्रकाशिक समवेता की पहली शर्त सममित तल आ गई क्या सबको बात समझ में? तल लगा करके पहचान जाएंगे ना, काट करके देख लेंगे। दूसरी बात आ जाओ अक्ष, इसको समझो बेटा अच्छे से। अक्ष का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण देख करके समझा रही हूँ। अब देखो, अब मैसेज करे मेरी रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद में, रिकॉर्डिंग ऑन करो। सुन लिया मेरे मुंह से, फिर कह रहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑन करो। देखो मान लो तुमने H2O का उदाहरण लिया, आकृति वगैरह पता है कि H2O की कैसी होती है? H2O की आकृति होती है वी शेप। ये देखो ये उल्टा भी दिख रहा है इंग्लिश वाला, वी शेप होती है H2O की आकृति। वो तुमने 11वीं में संकरण में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो देखो मैं कुछ याद दिला दूं तुम्हें। मैंने भी आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाया था संकरण निकालने का, जब 9वां लेसन पढ़ा रहे थे संकरण। जब मैंने ये बात बताई थी कि बेटा केंद्रीय जो परमाणु है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए कितने हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 6। समझ, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 नंबर पे आते हैं ना ऑक्सीजन, तो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो वरना इसके बचे जो संयोजी है 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस अन्य कितने परमाणु जुड़े हैं वो जोड़ दो 2, और भाग लगा दो हमेशा 2 का, तो तुम्हें पता चल जाएगा उत्तर आएगा 4। 4 का मतलब 4 कक्षा गिन लो, शुरू से गिनो। एक तो होगा एस का, बचे जो होंगे पी के। पी के कितने होते हैं? 3। तो क्या आ गया संकरण का उत्तर? sp3। समझ गए? sp3 की आकृति होती है चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलक बताया क्या कैसा होता है? ऐसा होता है चतुष्फलक। समझ गए? अब ध्यान दो, इसमें 6 तो है तुम्हारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जितने परमाणु जुड़े उतने बनेंगे बंदी युग्म, बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर बन गए? 2। तो 2 तो ये बनेंगे बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर? बचे हुए इलेक्ट्रॉन घटा दो 6 में से, ध्यान दो 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 हटा दिए, कौन है? तुझे टाइम का नहीं पता था क्या? आज ही आएगा, फिर कल भी आया था, परसों आया था, फिर भी इस गधे को पता नहीं है चला। क्यों लेट हो गया? कारण है क्या कोई स्पष्ट? हॉस्पिटल चला गया था? फिर अरे तुम क्यों, अब 8 बज रहे हैं, बता। आधे घंटे की क्लास खराब हो गई, फिर अब क्या करेगा? आकर के और 10 मिनट इनकी और खराब कर देते हो। बैठ जा बेशर्मों की तरह, आया मत करो, मैंने तुम्हें कहा हुआ है 7:40 की बात अंदर मत आया करो, फिर भी घुस जाते हैं, कोई शर्म है नहीं। बैठ यहाँ आ जा तू। अब क्या करेगा? बैठ करके खड़ा रह तू, और 5 मिनट के बाद फिर स्टूल लेने जाएगा और फिर 5 मिनट खड़ा करे, खड़ा हो जाए, इधर आकर बस खड़ा खड़ा समझ ले, 10 मिनट तो खड़ा हो ही सकता है। हाँ भाई इधर ध्यान दो सभी, थोड़ा साइड में खड़ा हो जाओ, उनको दिखना चाहिए कि वैसे आ जाए यहाँ इसको। तो बात आ रही है समझ में? sp3 तो संकरण का उत्तर आ गया। जो 2 परमाणु है वो हो गए बंदी युग्म, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो, वो तो है बीपी। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने हो गए? 2। तो हमेशा आकृति में लोन पेयर 2 होते हैं ना, अपन एक लगाते हैं ऊपर, एक लगाते हैं नीचे। समझ गए? अब एक लोन पेयर इसका ऊपर होगा, दूसरा होगा नीचे। लोन पेयर को छुपा के आकृति देखो, ये दिखेगी आकृति, वी आकृति बोलेंगे अपन, क्योंकि लोन पेयर कभी संरचना का भाग नहीं होते, बहुत सरल है ये पहचानना। अब क्या करोगे? इसको मान लो मैं ए हाइड्रोजन मान लूं, इसको मैंने मान लिया बी। अब अक्ष का मतलब समझ लो क्या होता है। कोई भी यौगिक देते उठा करके, तुम उसको क्या करोगे? घुमाओगे। घुमाने पर यदि अपन देखेंगे कोण लगा करके घुमाएंगे, जैसे 180 डिग्री पे घुमाया मैंने, 90 डिग्री के कोण पे घुमाया, घुमाने पर यदि जो उसकी पूर्व संरचना थी जो सबसे पहले बनी हुई थी, यदि वो वापस आ जाती है तो उसमें सममित अक्ष उपस्थित होगा। समझ गए? यदि वापस नहीं मिलती वो वाली संरचना तो सममित अक्ष नहीं है। अब देखना जैसे H2O में, ध्यान दो, मैंने ये 180 डिग्री का हो गया कोण पूरा, मैंने इसको घुमाया, घुमाते ही मतलब B तो आ गया इधर और A चला गया उधर, यही हुआ। देखते जाओ, नहीं पता चलता है तो तुम्हें A का मुंह इधर आ जाएगा, B का इधर, यही हुआ क्या बेटा? देखो देखे ध्यान से,
उल्टा नहीं लिखा ना, सही लिखा है। बी इधर आ गया, ए उधर चला गया, समझ गए। एक बार और घुमा दो, देखे वापस वो 180 पे घुमाओ, ए वापस अपनी जगह आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। तो संरचना नंबर 1 और संरचना नंबर 3 देखो क्या दोनों एक जैसी है क्या? बिल्कुल वही तो है, दिख रही है ना। ये देखो उठा करके इसके ऊपर टिका दो, बिल्कुल एक जैसी फिट बैठेगी। ए एक ही जगह, बी बी की जगह, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह। समझ में आ रही है बात? तो इसमें सममित अक्ष उपस्थित है, ये प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाएगा। समझ गए? अब तुमने कितनी बार घुमाया कि पूर्व संरचना वापस आ गई? 2 बार घुमाया, समझ गए। सी एन से अपन सममित अक्ष को दर्शाते हैं, जहां एन बराबर होता है नंबर ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब जितनी बार घुमाया है उस घुमाए हुए घूर्णन की संख्या, वो कहलाती है एन। जैसे कितनी बार घुमाया? 2 बार। तो तुम्हें पूछेगा उदाहरण कुछ भी उठा के दे देगा, जैसे दे देगा NH3 में सममित अक्ष लिखिए, CH4 में लिख दिया सममित अक्ष लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है इसमें बोर्ड में। तो वहां ये थोड़ी है बनाओगे फिर घुमाने बैठोगे, ये घुमाया ये घुमाया ये घुमाया। ध्यान से सुन ले। तो इसमें मैंने घुमा के देखा, कितनी बार घुमाया? 2 बार। तो कौन सी अक्ष है इसमें? C2 अक्ष। समझ गए? इसमें C2 अक्ष उपस्थित है। अब एक बात और सुने, पूछ ले कितने डिग्री के कोण पे घुमाया, कई बार पता नहीं चलता। तो ये तो पता है ना कितनी बार घुमाएंगे, जब जाकर के पहले वाली संरचना आएगी। ये तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि एक बार घुमाऊंगी तो ए उधर चला जाएगा, बी इधर, दोबारा घुमाऊंगी जब वापस आ जाएंगे ये। तो ये देखने के लिए कुल एंगल गोल 360 डिग्री का होता है पूरा सर्किल, उसमें भाग लगा देना एन का। समझ में आई? एन का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन का है, कितनी बार घुमाओगे उसका। मैंने भाग लगा दिया 2 का, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी बार घुमाने से वापस मिलता है। 180 डिग्री घुमाया तो देख लो 180। समझ गए? अभी भी सुने, फिर भी मान लो और शॉर्टकट तरीका देखो पता लगाने के लिए, तो कोण पता लगाने का भी बता दिया मैंने तुम्हें कि बेटा घुमाई हुई संख्या को विभाजित कर देना 360 से, तो कोण भी पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे सरल तरीका और देखो, ये ध्यान रखें, जिस भी यौगिक में, सुन ले ध्यान से कान खोल के, जिस यौगिक में जितनी हाइड्रोजन होगी ना उसमें उतना ही सममित अक्ष होगा। ये सुन ले। बताओ H2O में कितनी हाइड्रोजन थी? 2। तो मैंने कौन सी अक्ष कही थी उसमें? C2 अक्ष। जितनी हाइड्रोजन होगी ना आपको उतनी ही बार घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? C2 अक्ष है इसमें। और पूछ ले H2O में सममित अक्ष का कोण लिखिए, तो 2 का भाग लगा दे 360 में, तो पता लग जाएगा 3 कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, बताइए NH3 में कौन सी सममित अक्ष है? C3। हाइड्रोजन देखते पता चल गया C3 है इसमें। और पता लगाने के लिए तुम करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली। ये लो, ये A, ये B और ये C। समझ गए? आकृति पिरामिडीय होती है वैसे इसकी, लेकिन अभी अपन तीनों हाइड्रोजन को त्रिकोण पे लेकर के घुमाएंगे। घुमाओ, एक बार यहाँ घुमाओगे तो A यहाँ आएगा, B यहाँ जाएगा और C कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ गए? दोबारा घुमाओगे C यहाँ आएगा, B ऊपर और A यहाँ। समझ गए? फिर दोबारा घुमाओगे वापस A अपनी दिशा में, क्योंकि A यहाँ तक पहुंच गया ना, A वापस यहाँ, B यहाँ और C यहाँ। कितनी बार घुमाया? 3 बार। हाइड्रोजन को देख के पता लग जाएगा कितनी बार घुमाएंगे। ठीक है, अब एंगल बता दो, देखिए मुझे फटाफट। 120 डिग्री का, 120 डिग्री के एंगल के ऊपर घूमेगा ये, 120 डिग्री के एंगल पे। समझ में आ रही है बात? जब जाकर के एक राउंड 120 का, फिर 120, फिर 120, जब जाकर के इसकी पूर्व संरचना वापस आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? जैसे वो ब्लैक मास बता देगा, बता बेटा CH4 के अंदर कौन सी सममित अक्ष है? हाँ, इसको बोल। ब्लैक मार्क्स, ब्लैक शर्ट, मैचिंग पहन के आता है हमेशा, इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। बोल। C4 है, एंगल बोल कितना है? भाग लगाना आता है कि 360 में 4 का? हाँ बोल। 90 पक्का।
9 एकम 9 18 9 30 9 चौका 36। पक्का है क्या? बैठ जा। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर घूमेगी संरचना CH4 में। आ गया सभी को समझ में? ये अक्ष कंप्लीट हो गई। तीसरा पॉइंट आ जाओ, सममित केंद्र। अब सममित केंद्र किसको कहते हैं वो समझो। ये तीनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। तीनों में से यदि एक भी आ गया ना, चाहे तो तल हो, चाहे अक्ष हो, चाहे केंद्र हो, वो कभी प्रकाशिक समावेश, तीनों में से तीनों हो तो भी, तीनों में से एक भी आ गया तो भी प्रकाशिक समावेशता नहीं दर्शाएगा। ठीक है, अब आते केंद्र किसको कहते हैं। देखो, सममित केंद्र का मतलब होता है, जैसे मैंने इंग्लिश का ऐसे दिया, ध्यान दो। सममित केंद्र का मतलब होता है वह काल्पनिक बिंदु, आपको कल्पना करनी है किसी भी यौगिक के बिल्कुल बीच में, बीच में जैसे यहाँ बीच हो गया इसका, वह काल्पनिक बिंदु होता है सममित केंद्र, जिससे यदि अपन कोई रेखा गुजारे बिल्कुल सीधी, जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधी मैंने इधर, यहाँ से इधर, तो उससे बिल्कुल सीधी गुजरने वाली दोनों रेखाओं की दूरी उस केंद्र से क्या हो, बराबर हो। समझ गए? जैसे एक काल्पनिक बिंदु आप बनाओगे किसी भी यौगिक के बीच में, बनाते ही ठीक उसके ऊपर वाली रेखा और उसके नीचे वाली बनने वाली दोनों रेखाओं की दूरी आपको क्या दिखेगी, बराबर दिखेगी। तो अपन कह देंगे कि उसमें सममित केंद्र उपस्थित है। इसको इस तरह बना दो, इसको यहां से बना करके देख लो, इसको इधर बना दो, आपको सभी दिशाओं की दूरी उस एस के केंद्र से बराबर नजर आएगी। जैसे और उदाहरण देखो, जैसे मान लो इधर देखो, बेंजीन है ये, बिल्कुल बीचों बीच आपने केंद्र बना लिया इसके। सोच लेंगे अपन कि सममित केंद्र परिभाषा में यही होता है कि सममित केंद्र वह काल्पनिक बिंदु है जिससे गुजरने वाली जो रेखाएं उनकी विपरीत दिशा में दूरी क्या होगी, समान होगी। समझ गए? अब देखना, यहाँ से इसका विपरीत देखो, यहाँ तक दूरी दोनों की क्या है, बराबर। देखो यहाँ से देखो, इसका विपरीत देखो, यहाँ बराबर दिख रही है दूरी। अब देखो यहाँ देखो, इसका विपरीत और इसका विपरीत इधर देखो, सभी दूरी आपको विपरीत दिशाओं वाली बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही? आगे बात अच्छे समझ में। तो यदि किसी यौगिक में ऐसा हुआ कि अपन एक सममित केंद्र मानेंगे उसके बीचों बीच, और केंद्र मानने पर उस काल्पनिक बिंदु से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो बराबर नहीं होगी। आगे बात ढंग से समझ में। ये बेटा सममिति के तत्व है तीनों, सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र। अब शर्त नंबर आती है 2। ये तो पहली शर्त थी कि सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। शर्त नंबर 2 है कि जो आप यौगिक लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, किरेल कार्बन होना चाहिए। यही सबसे बड़ी शर्त है, समझ गए? किरेल कार्बन होना चाहिए उस यौगिक के अंदर। किरेल कार्बन का मतलब समझ लें, किरेल कार्बन अपन कहते हैं वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता पर अलग अलग समूह जुड़ा होगा। समझ में आ गई ना बात? आ रही है ढंग से समझ में? किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता पर अलग अलग समूह जुड़ा होता है। ठीक है, इस किरेल कार्बन को अपन स्टार से दर्शाते हैं। जहां मैं स्टार लगा दूं ना, समझ जाना वहां किरेल कार्बन। ठीक है, फिशर ने इसका एक अलग तरीका दिया था। फिशर ने कहा था कि इस किरेल कार्बन वाली संरचना को दर्शाने के लिए अपन एक क्षितिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, और जहां कट लगता है दोनों लाइनों के बीच, ये क्षितिज ये ऊर्ध्वाधर ये कट लग गया, यहीं पे क्या होता है बेटा, किरेल कार्बन होता है। आगे बात अच्छे समझ में। अब इस किरेल कार्बन पर मैं यौगिक लगाना सिखाऊंगी तुम्हें कैसे लगाते हैं। ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन पे कौन सा समूह लगेगा, फिर क्षितिज पे कौन सा लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। जैसे मैं दे दूं निम्नलिखित का, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, जैसे कुछ भी लगा दिया यहाँ, ये दे दिया, इसका कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाइए। अभी फिशर में सिखाऊंगी पहले, अभी इसलिए बताया क्योंकि किरेल की बात आई। जैसे इसका कहते हैं फिशर प्रक्षेपण बनाइए, तो कार्बन जहां दिख रहा है ना, चारों संयोजकताएं दिख गई अलग अलग समूह, तो मतलब ये किरेल है। फिशर ने कहा था 2 लाइनें काट देना, यहाँ होगा किरेल। ठीक है, अब इसमें बेटा जो सबसे प्रमुख समूह है, चारों में जो मुख्य समूह है ना, वो इस खड़ी लाइन पे सबसे ऊपर आएगा। समझ में आ रही है बात ढंग से? बताओ चारों के अंदर
प्रमुख समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ रही है बात? कार्बोक्सिलिक अम्ल इस हाइड्रोक्सी, क्योंकि आईयूपीएससी में ये बात अपन सीख लेते हैं प्रमुख कौन सा होता है। अगर ये दोनों साथ आ जाए ना, तो जिसका अनुलग्न लगता है वो प्रमुख होता है। समझ में आ रही है बात? जिसका सरनेम लगता है। जैसे अभी तुम्हें पूछे तुम में और तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम्हारे पिताजी में प्रमुख कौन है, तुम कहोगे मेरे पापा, क्योंकि तुम उनके नाम से जाने जाओगे, फिर तुम्हारा सरनेम नहीं, फिर उनके सरनेम से जाने जाओगे। जैसे कई बच्चे लिखते हैं ना, जैसे प्रदीप राजेंद्र शर्मा, मतलब राजेंद्र उसके पापा का नाम, प्रदीप खुद का नाम, तो ठीक वो हालत है। तो OH ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों यदि साथ आते हैं तो बेटा अनुलग्न इसका लगता है OH कम, इसका लग जाता है पूर्व लगन हाइड्रोक्सी। समझ में आ रही है बात? तो अपन प्रमुख को सदैव खड़ी लाइन पे यहाँ लगाएंगे। अब घड़ी की सुई की दिशा में घूमते जाओ, इसको छुपा लो। अब तीनों में प्रमुख कौन है? OH। समझ गए? तो इसको लगाएंगे। फिर घूमो घड़ी की सुई की दिशा में, दोनों में प्रमुख कौन है? CH3, तो इसको लगाएंगे। फिर अब लास्ट में बच गई हाइड्रोजन। ऐसे बनाते हैं किसी प्रक्षेप। और यही प्रश्न आता है। जब पहले ये समावेता नहीं हटी थी ना, समरूपण, तो भी बोर्ड में क्वेश्चन इसी में से आता था, ज्यामिति वाली में से। ठीक है, ज्यामिति और प्रकाशिक जो है ना, विन्यासी, उसी में से आता था क्वेश्चन, क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट समावेता नहीं। तो अभी अपने सब बच्चे अपनी बुक में पहले देखो, दो शर्तें जो मैंने समझाई है, उसमें शर्त नंबर 1 सममिति के तत्व है। देखो देखे तीनों बातें आ रही है क्या समझ में? काम बहुत सारा हो गया है। अब आज भेजूंगी, पूरे 7-8 पेज हो जाएंगे कम से कम। देखो देखे तीनों जो उदाहरण मैंने समझाए हैं वो सारे हैं इसमें। देखो जैसे एथीन का उदाहरण देखो, एथीन में दोनों कार्बन के बिल्कुल बीचों बीच मान लिया मैंने सममित केंद्र, और मान के काटा, देखो दोनों भाग बराबर आ रहे हैं, दोनों दूरियां। देख लें बेटा एक बार, पेज नंबर देखो 356 पे देखो सभी। फिर उसके बाद इसने किरेल की परिभाषा बता रखी है, जो मैंने तुम्हें बता दी। पहली शर्त केंद्र तक समझ लो, केंद्र तक की बात। NH3 का उदाहरण, H2O का उदाहरण आ रही है क्या बात ढंग से समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या बेटा? हाँ, नॉर्मल चेन में कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, केवल एक हाइड्रोजन हुई ना, ये संभवता ही नहीं है ना किसी हालत में। बताओ कोई ऐसा यौगिक देखा तुमने आज तक जिसमें केवल एक है हाइड्रोजन? जो तू कहते OH मैडम, तो OH बंद भी तो बनाना चाहिए ना किसी के साथ। यौगिक का मतलब होता है बंद बनाना, ये OH तो केवल समूह है जो जुड़ सकता है किसी के साथ। ये सब लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, देखो पेज नंबर 356 पे। शर्त नंबर 2 देखो, किरेलता और किरेल अणु। मैंने तुम्हें पहले बता दिया किरेल अणु किसे कहते हैं। वह अणु जिसकी चारों संयोजकताएं, जिसकी सभी अणु की बात कर देना, जब कितनी भी हो सकती है संयोजकता, वो तो कार्बन की होती है 4, जिसकी सभी संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़ा हुआ हो, उसे अपन किरेल अणु कहेंगे। और किरेल अणु का यही गुण किरेलता कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है ना तारांकित, देखो जहां लैक्टिक अम्ल की संरचना बनी हुई है, ठीक हुई है, जो अभी मैंने उदाहरण दिया था ना तुम्हें, वो लैक्टिक अम्ल का था उदाहरण। इसमें बात लिखी हुई है देखो, लैक्टिक अम्ल वाले उदाहरण में के नीचे देखो तारांकित कार्बन, मतलब जहां हमेशा ध्यान रखो स्टार अपन लगा देना, उस स्टार का मतलब ये होता है कि वो किरेल कार्बन। समझ गए? स्टार केवल किरेल कार्बन के लगता है। तुम नीचे वाले सब में देखो जहां स्टार लगे हुए, 3 उदाहरण दिख रहे हैं नीचे वाले, इसको 2 ही दिख रहे हैं। क्या कह रहा है? क्लॉकवाइज। हाँ बेटा, ये बात तो भी अपन घुमाएंगे। अपन ने क्या कहा था अभी, तो दोनों शर्तें समझिए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मैं फिशर ही बना रही हूँ इसका सीधा, क्योंकि इसमें भी फिशर नहीं बनाया हुआ। जैसे नीचे वाले जो रूप है उसमें भी किसी में फिशर नहीं बना रखा है। फिशर का मतलब ही होता है कार्बन नहीं आएगा उसमें कभी भी। समझ में आ रही है बात? कार्बन नहीं आएगा। फिशर आगे दिया हुआ है टॉपिक, कार्बन नहीं बना रखा है इसने। अगर तुम कार्बन बना करके रूप बनाते हो, देखो ये है जैसे मेरे पास लैक्टिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है।
अब देखो इसके लगाओगे दर्पण। शर्त ये देख पहले कि क्या ये सममिति के तत्व वाली और किरेल वाली दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। किरेल में तुझे साफ साफ दिख रहा है पालन कर रहा है, ये किरेल कार्बन है। शर्त नंबर 1 देख, सममिति के तत्व है तल, अक्ष और केंद्र, ये तीन चीज है क्या इसमें। सबसे पहले तल देख, काटेगा तो आ रहा है क्या समान के ऊपर समान, नहीं आ रहा, देख इधर OH इधर H, समझ गया। ठीक है, दूसरी बात है सममित अक्ष। सममित अक्ष देखने के लिए हाइड्रोजन होती ना, मतलब चारों संयोजकताएं पर एक ही समूह होता है, जब जाकर के वो मिलान हो जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाता है। और ये बात अच्छे समझ में, तो ना अक्ष है। केंद्र देख, केंद्र का बिंदु में बनाएगा तो समान दूरी कहां से आएगी, तो चतुष्फलक की आकृति है, इसके एक जो अणु है वो ऊपर की ओर रहता है, तो बाकी तीन रहेंगे नीचे की ओर। अगर तुमने बना भी दिया ये और ये दूरी समान है, तो ये और ये समूह समान नहीं है। दूरी के साथ साथ समूह भी तो समान होना चाहिए, जब तो एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे। तो ये सारी शर्तों का पालन कर रहा है। अब इसका बना दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि अपनी परिभाषा कहती है कि प्रकाशिक समावयी वे यौगिक होते हैं जो कि एक दूसरे पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। समझ में आ रही है बात, जो अध्यारोपित नहीं होंगे वही प्रकाशिक समावयी होंगे। अब तुम्हें मैं कांच में देखना सिखा दूं, तुम्हें शक्ल देखना तो बहुत ज्यादा आता है, यौगिक देखना नहीं आता। कैसे देखते हैं, कांच में ये लगा दिया डैश डैश की लाइन का मतलब है कांच लगा हुआ है, दर्पण है ये। अब लगा दिया यहाँ कार्बन, देख ध्यान से, देखो ये स्टार लगा दिया, क्योंकि अभी भी ये क्या है, किरेल रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कांच में हमेशा सिर सिर की जगह दिखता है, पैर पैर की जगह। ये रहा सिर और ये रहा पैर, ये थोड़ी बदलेंगे, ये तो यही रहेंगे, ये यही रहेंगे बेटा। ये देख ये बदले, सिर्फ बदलता क्या है, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है। मतलब ये OH तो दिखेगा कांच में तेरे को इधर, और ये H दिखेगा उधर। अब उठाए इसको और रख इसके ऊपर, देखिए बैठ रहा है क्या, ये नहीं बैठ रहा। OH क्या OH के ऊपर आ रहा है, H क्या H के ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ। ये मुंह और ये पैर नहीं देखने, दर्पण प्रतिबिंब बनाते ना, तो ये चीज हमेशा ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन की तो हमेशा सेम ही होगी, ये कभी नहीं घूमेगी। समझ में आ गई ना बात ढंग से, ठीक है। अब देख ध्यान दे, ये इस कौन सी दिशा में था तेरा, घड़ी की सुई की दिशा में था, ये चला गया उधर बनते ही कहां, घड़ी की सुई के इस तरफ, देख ऐसे घुमाइए, घूम रहा है ना ये ऐसे, तो मतलब ये हो गया डी रूप। स्मॉल डी कहते हैं अपन जिसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूमना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इंग्लिश में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसी से वर्ड आया है स्मॉल डी। ठीक है, अब वापस वो रूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तेरे को, ये घुमाता इधर, इस तरफ घुमाता ना, इसको घुमाते उल्टा, इधर से ले ले, उल्टा लेगा, देख कौन सी दिशा हो गई, देख ध्यान से। पहले ये इस तरीके से घूम रहा था, अब ये घूम रहा है इधर, ये दिख रहा है एरो का निशान, तो मतलब ये क्या हो गया, एल रूप। तुम्हें लिखना नहीं है डी रूप है कि एल रूप, क्योंकि ये प्रायोगिक तथ्य होता है, जो अपन पोलरीमीटर बनाएंगे ना, क्या आएगा अपने पोलरीमीटर, उसमें अपन देखते हैं कि यौगिक कौन सी दिशा में घूम रहा है, वो घूर्णन प्रायोगिक तथ्य है, उसको यहाँ कभी लिखते नहीं है कि ये स्मॉल डी है या स्मॉल है। समझ गए, आ गई बात ढंग से समझ में, दोनों शर्तें आ गई। तो अब दोनों शर्तों के बाद एक बात और समझो अभी, वो क्या है, अब अपन समझेंगे समतल ध्रुवित, जो भी घुमाया था ना, अपन परिभाषा में क्या कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, वो प्रकाशिक समावयी कहलाते हैं। अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है पहले वो समझो। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं अपन, मैंने इस तरीके से एक स्लिट लगा दी, ये है स्लिट, हालांकि फिजिक्स में तुमने ये पढ़ी भी है बात। अब इधर से मैंने इस स्लिट में, मतलब ये मान लो एक छोटी सी जाली है, उसमें बिल्कुल एक छेद बना हुआ है छोटा सा, और वो सूर्य का प्रकाश उस छेद में से आ रहा है, समझ गए, इस तरीके से ये, तो इसी को यहाँ से अपन क्या करेंगे, पास आउट करेंगे सनलाइट। ठीक है, जो लाइट अपन पास आउट करेंगे वो इस छिद्र में से पास होगी केवल एक में से, इसी को अपन बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। समझ में आ रही है बात ढंग से, एक वर्णी प्रकाश। देखो चित्र में देखो, तुम्हें स्लिट दिख रही है क्या, चित्र बना हुआ देखे, जहां शुरू है ना अपनी परिभाषा, पेज नंबर देखो 354 पे दिख गया,
दिख रहा है क्या सभी को? वहां लिखा हुआ दिख रहा है नीचे स्लिट कि बहुत सारे तीर के निशान का मतलब सूर्य की बहुत सारी किरणें होंगी, उनमें से केवल स्लिट में से एक गुजर रही है, जो वही है अपना एक वर्णी प्रकाश। थ्योरी में तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी एक बात, एक वर्णी प्रकाश। देखो आगे लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक वर्णी प्रकाश। अपन अब क्या करेंगे, इस स्लिट में से गुजरने के बाद जो प्रकाश आया है आपके पास उसे अपन मोनोक्रोमेटिक, हिंदी में बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारेंगे अपन किस में से बेटा, निकोल प्रिज्म में से। अब निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे, प्रिज्म लगा लिया मैंने एक, पहले स्लिट में से गुजारा उस प्रकाश को, वो बन गया मोनोक्रोमेटिक। फिर उस निकोल प्रिज्म में से गुजरेगा, निकोल प्रिज्म में से गुजरते समय वो अपन यहाँ यौगिक रख के देखेंगे, यहाँ रख लेंगे उस यौगिक को और रख करके प्रकाश की लाइट डालेंगे, पहले स्लिट में से निकालेंगे जिससे एक वर्णी लाइट बनेगी, फिर निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे। गुजारते समय देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो होगा आपके पास समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, कौन से प्रकाश को कहा है मैंने, जो निकोल प्रिज्म में से एक वर्णी प्रकाश गुजारा था आपने, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश निकोल प्रिज्म में से गुजरने के बाद आपको मिलेगा समतल ध्रुवित प्रकाश, जो कि या तो घूमेगा दक्षिण ध्रुवण घूमक या घूमेगा वाम ध्रुवण घूमक। मैंने इसमें देखना है आपको, इस प्रकाश में उस यौगिक को रख के जिसका भी आप घूर्णन पता लगाना चाहते हो उसको अपन यहाँ रखेंगे। फिर देखेंगे कि वो देखिए अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है तो अपन कह देंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को कौन से तल में घुमा रहा है, वो घड़ी की सुई की दिशा में, डेक्स्ट्रोरोटेट। अगर इस तल को वो कौन सी दिशा में घुमाता है, लेफ्ट, मतलब घड़ी की सुई की एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो अपन उसको कौन सा रूप कह देंगे, एल। आगे बात ढंग से समझ में। सबसे पहले जो सामान्य प्रकाश है उसको अपन स्लिट में से गुजारेंगे, स्लिट में गुजारने के बाद जो प्रकाश प्राप्त होगा उसे एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। एक वर्णीय प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, ये अपना समतल ध्रुवित तल हो गया। इस तल में से यौगिक को गुजारेंगे, देखेंगे अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर वो यौगिक डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है तो वो डी रूप है। स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखना है, इस चैप्टर में तुम समझोगे कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। तो स्मॉल डी लिखेंगे हमेशा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो। और यदि